हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम वॉरियर्स यूट्यूब बिगिंस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इतिहास के भाग 15 को लेकर के आया हूँ और जिसमें गांधी युग चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूँ। गांधी युग चैप्टर ये आज दूसरा चैप्टर है। इसके पहले मैंने इसकी एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। गांधी जी जो थे भारत में 1915 के बाद आए थे अफ्रीका से, और 1917 के बाद से वहाँ पे भारत में इन्होंने सबसे पहला चंपारण में अपना सत्याग्रह किया था। तब से लेकर के 1947 तक भारतीय राजनीति में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे थे। तो इनके कार्यक्रम में क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंसिडेंट थे, इसी से रिलेटेड ये पूरा टॉपिक है। और उन सारे टॉपिक को हम यहाँ क्लियर कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा टॉपिक्स जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और आप जिस किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो, यूपीएससी, आरओएसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, सभी एग्जाम्स जहाँ पर स्टैटिक जीके और जनरल जीके पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम्स में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री का ये सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ से एक नए क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने क्वेश्चन और आंसर्स को। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर आप मुझसे फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, और साथ में इस वीडियो के पीडीएफ और लिंक के लिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के पहले प्रश्न को करते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि 1919 के अधिनियम में वैध शासन यानी कि डायर की धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे। देखिए, द्वैध शासन यानी डायर की जो थी वो राज्यों में द्वैध शासन यानी कि दो लोगों के द्वारा शासन किए जाने की एक धारणा थी, और इस धारणा को परिचित कराने वाले जो थे वो चैम्सफोर्ड थे। 1919 में भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो चैम्सफोर्ड ही था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जिसमें है कि निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडिया नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था। तो रॉयल इंडियन नेवी यानी कि ये जो रॉयल इंडियन नेवी थी वो ब्रिटिश के द्वारा तैयार की गई नेवी थी, और इसको आत्मसमर्पण कराया था वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 3 है, 20 सितंबर 1932 को यरवड़ा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था, है ना। तो देखिए, यरवड़ा जेल जो है कि पुणे में है, और वहां पर महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन किया था, जिसका उद्देश्य था रैम्स मैगनॉल ने के सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड के विरोध में। एक्चुअली ये जो कम्युनल अवार्ड ये था जिसकी मांग जो की थी वो हमारे भारत की भीमराव अंबेडकर जी ने मांग किया था इसका, और इनकी डिमांड को ब्रिटेन में पूरा भी कर दिया गया था, क्योंकि इनकी जो मांग थी वो निचले जाति को लोगों को अलग से निर्वाचन पद्धति देना था। यानी कि उनके लिए अलग से एक इलेक्शन कमीशन या फिर इलेक्टोरल सिस्टम बनाने की मांग की गई थी, जिसमें उनका अलग ही चुनाव होगा। तो इस चीज को देखते हुए गांधी जी को ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं ये इंडिया को ऑलरेडी डिवाइडेड, जो कि हिंदू मुस्लिम में ऑलरेडी डिवाइडेड है, उसको एक पार्ट में और डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। इसकी वजह से गांधी जी ने इसका विरोध किया था, और फाइनली जो भीमराव अंबेडकर थे उनको इस बात के लिए राजी होना पड़ा था, और उसी को हम लोग पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जन संघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी थी। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे, और सबसे पहली बार बारदोली में जो उन्होंने सत्याग्रह किया था उसके लिए भी वो गांधी जी से अनुमति लेकर गए थे वहां पे। फिलहाल यहाँ पे राजकोट में वल्लभ भाई जो पटेल थे वो उन्होंने अनुमति ली थी गांधी जी से सत्याग्रह करने के लिए, और जब यहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह किया था और उनके नेतृत्व का कौशल देख करके वहां के जो लोग थे उन्हें सरदार के नाम से जानने लगे थे। तब से वल्लभ भाई पटेल के नाम के साथ सरदार टाइटल जुड़ गया था। आगे क्वेश्चन है नंबर 5, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था। देखिए, महात्मा गांधी जो सत्याग्रह करते थे उसमें वो भूख हड़ताल नहीं करते थे, वो बस कैंपेन करते थे, अनशन करते थे। लेकिन सबसे पहली बार जब अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए उन्होंने हड़ताल किया था 1918 में,
तब वहां पर उन्होंने भूख हड़ताल किया था। इसके बाद उन्होंने भूख हड़ताल यरोड़ा जेल में जब उन्होंने अनशन किया था तब किया था। तो ये दो इंसिडेंट था जिसमें उन्होंने भूख हड़ताल किए थे। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? देखिए 1919 में जो रॉलेट एक्ट आया था उसके अगेंस्ट में जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे और उनके ऊपर गोलियां चलाई गई थी, जिसे हम जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। और ये जो गोलियां चलाने का जो ऑर्डर था वो आर.एच. डायर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, ये आंसर आपको करना है। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने ही सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। सुभाष चंद्र बोस ने ही सबसे पहले जय हिंद का नारा दिया था और यही थे जिन्होंने बोला था तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ही थे जिन्होंने जापान की सहायता से भारतीय मणिपुर और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को अपने कब्जे में किया था और बहुत सारी कोशिशें की थी जिससे भारत को आजादी दिलाई जा सके। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, किस मिशन कृप्स मिशन की असफल, यहाँ पे कृप्स मिशन होगा, 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? कृप्स मिशन भारत में आया था भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति कराने के उद्देश्य से, लेकिन इसके पास कुछ कमियां थी, ग्रहण करने और छोड़ देने वाला दृष्टिकोण, जिसकी वजह से ये मिशन पूरी तरीके से फेल हो गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? देखिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसका स्थापना कराया गया था। तो ए.ओ. ह्यूम के 1885 में स्थापना कराने के बाद तब से प्रत्येक साल जो कांग्रेस की बैठक हुआ करती थी अलग अलग जगहों पे और हर साल कोई ना कोई एक नया प्रेसिडेंट उसका बना करता था। ऐसे में अबुल कलाम आजाद जो कि इसके एक मुस्लिम अध्यक्ष थे और ये सबसे लंबे समय तक इसके अध्यक्ष बने रहे थे। चलिए देखते हैं, आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें पूछा गया है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे, है ना? तो देखिए महात्मा गांधी का जो रोल था वो 1942 के बाद जब क्विट इंडिया मूवमेंट चला था और जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब तक देखने को मिलता है। उसके बाद भारत के आजाद होने के बाद उनकी स्टोरी थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। तो जब भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को तब महात्मा गांधी जी कोलकाता में थे। ठीक है, वहां पे रहते थे और बाद में वो साबरमती आश्रम में चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन था वो माउंट बेटन योजना के तहत हुआ था और माउंट बेटन को भेजा ही इसलिए गया था ताकि वो भारत और पाकिस्तान का विभाजन करा सके। क्वेश्चन नंबर 12 है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? देखिए महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया था 30 जनवरी 1948 को, जब वो मॉर्निंग में सूर्योदय के टाइम पर सूर्य को जल चढ़ा रहे थे। तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। 13 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो भारतीय की बात की गई है, ये जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे और वही पहले और आखिरी भी थे, सी राजगोपालाचारी। इनके बाद भारत का प्रधानमंत्री होने लगा था, गवर्नर जनरल का जो पद था उसे हटा दिया गया था। आगे का नंबर क्वेश्चन है, कायदे आजम किसे कहा जाता है ना? कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना जो कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को अलग अलग नामों से जाना जाता था, जिसमें पहला था राज्यों के पुनर्गठन के लिए, क्योंकि राज्यों को पुनर्गठन करना उनका सबसे बड़ा एक टास्क था जिसको उन्होंने काफी अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। इसीलिए 31 अक्टूबर को हर साल उनके दिवस पर यूनिटी डे यानी कि एकता दिवस मनाया जाता है। उन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, देश बंधु के नाम से उन्हें नहीं जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, गांधी जी किस गोल में सम्मेलन में भाग लिए थे? देखिए मुख्यतः 3 गोल में सम्मेलन हुए थे, 1930, 1931 और 1932 में। इन तीनों ही गोल में सम्मेलन में से गांधी जी जो थे वो द्वितीय गोल में सम्मेलन में शामिल हुए थे
और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने का उनका उद्देश्य क्या था कि जब वो 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जब उन्होंने चलाया था, नमक हाथ में लेकर के नमक कानूनों को जब उन्होंने तोड़ा था, तब उनके साथ में एक मीटिंग हुई थी। उस समय पे लॉर्ड कैनिंग यहाँ का गवर्नर जनरल था, उसके साथ में यहाँ पे मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में एक समझौता हुआ था जिसमें गांधी जी ने कहा था कि जितने भी भारतीय नेता हैं जिनको जेलों में बंद किया गया है उन्हें छोड़ना होगा, क्योंकि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो काफी ही ब्रॉड लेवल पे इंडिया में चल रहा था, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसे लगने लगा था कि अब इनके साथ कुछ समझौता करना पड़ेगा, है ना। तो इसकी वजह से उस समझौते में भारतीय नेताओं को छोड़ने की बात कही गई थी जिनको जेल में भरा गया था। और इस मीटिंग के तहत ही वहां पर गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में बुलाया गया था, जहां जाकर उनका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ था और उन्हें निराश होकर के भारत वापस आना पड़ा था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और इसी में गांधी जी शामिल हुए थे। इसके अलावा प्रथम और द्वितीय और तृतीय तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? देखिए, असहयोग जो आंदोलन था 1920 में शुरू हुआ था और 1920 में जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस, है ना, इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो देखिए, इंडिया फॉर इंडियंस के जो लेखक थे वो चित्तरंजन दास थे, जिन्हें CR दास के नाम से भी जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? देखिए, माइक ओ डायर और एक होता है RH डायर, ये दो लोग थे और ये दोनों ही लोग जो थे वो भारत के 1919 में होने वाले जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े थे। तो एक था माइक ओ डायर और एक था RH डायर। देखिए, RH जो डायर था उसने गोली चलाने का ऑर्डर दिया था जालियांवाला बाग हत्याकांड में, और माइक ओ डायर जो था वो उस रीजन का एक तरीके से गवर्नर था जिसने RH डायर को वहां पर जा करके चीजों को कंट्रोल करने का ऑर्डर दिया था, और बल्कि उसी ने यहाँ पर गोली चलाने का ऑर्डर दिया था। तो इस तरीके से वहां पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था उधम सिंह, और इन्होंने माइको डायर को ब्रिटेन में जा करके गोली मारी थी, वो भी पूरे 21 साल बाद। ठीक है, तो उधम सिंह जी ने ही माइको डायर को मारा था ब्रिटेन में जाकर के। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज का आखिरी प्रश्न है। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? देखिए, साइमन कमीशन जो था वो भारत में 1928 में आया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरे कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस वीडियोस आपको काफी इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे और इस वजह से आप इसे जरूर लाइक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे आगे आने वाली जितनी वीडियोज हैं उन सबका नोटिफिकेशन आपको मिले। साथ में पीछे की जितनी वीडियोज मैंने ऑलरेडी करा रखी हैं उन सबको भी आप देखें और अपना नॉलेज बूस्ट अप करें। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।